नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में बात उत्तराखंड की होगी, लेकिन शुरुआत हिमाचल से, क्योंकि हिमाचल और उत्तराखंड का फिलहाल आज कनेक्शन होता दिख रहा है। हिमाचल कांग्रेस के कई बागी विधायक उत्तराखंड पहुंच गए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, कई बागी विधायक इस वक्त ऋषिकेश में हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के बागी विधायकों के साथ निर्दलीय विधायक भी ऋषिकेश में हैं। चंडीगढ़ से ये विधायक देहरादून होकर ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट पहुंचे। बीजेपी के 2 विधायकों के साथ ये पहुंचे हैं ऋषिकेश। ये बड़ी खबर आ रही है। इस तरह से हिमाचल की सरकार पर संकट मंडराता हुआ दिख रहा है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और अब संकट गहराता दिख रहा है। राज्यसभा चुनाव के दौरान इन विधायकों ने बीजेपी उम्मीदवार को वोट दिया था, क्रॉस वोटिंग की थी, और अब ये बागी विधायक उत्तराखंड पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि ऋषिकेश में हैं। इनके साथ बीजेपी के 2 विधायक भी हैं। तो कांग्रेस के जो बागी विधायक है, निर्दलीय विधायक और बीजेपी के 2 विधायक जो कि उत्तराखंड के ऋषिकेश में, और इसी के साथ कहा जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव के दौरान जो चर्चा शुरू हुई थी कि क्या हिमाचल सरकार पर संकट है, क्या हिमाचल सरकार संकट में है, वो चर्चा एक बार फिर शुरू हो गई है, क्योंकि हिमाचल के ये सभी कांग्रेस के बागी विधायक उत्तराखंड पहुंचे हुए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले नैनीताल जिले को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा तोहफा दिया। शुक्रवार को हल्द्वानी के करीब काठ गोदाम पहुंचे सीएम धामी ने 778 करोड़ की लागत से 159 योजनाओं की शुरुआत की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद थे। सीएम ने काठगोदाम में बनने वाले हिल बस टर्मिनल के साथ ही ग्वालापार में बनने वाले ड्राइविंग स्कूल और नैनीताल के नैना देवी मंदिर के सौंदर्यीकरण से जुड़े कामों की शुरुआत की है। सीएम धामी ने उन लाभार्थियों को भी सम्मानित किया जो केंद्र और राज्य की योजनाओं से लाभ ले रहे हैं। खोजना चाहिए कि ये काम कई साल पहले तैयार हो जाने थे, लेकिन यह पुनीत कार्य हो सकता है मां शीतला देवी ने, मां जिया रानी ने, भगवान महादेव ने हमारे ही हाथों लिखा होगा, हम सबके हाथों लिखा होगा, आप सबकी उपस्थिति में लिखा होगा। यूँ तो लगभग 600 करोड़ की योजनाओं का आज शिलान्यास किया गया है और इन योजनाओं से तो परिदृश्य बदलना ही बदलना है, लेकिन इससे भी ऊपर जमरानी बांध है जिसकी कीमत 2500 करोड़ थी, आज उसकी लगभग द्योड़ा हो गई है, कीमत बढ़ी हुई मिल रही है, उसके टेंडर लग गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में लैंड जिहाद के नाम पर सरकारी जमीनों को कब्जाने के मामले में एक बार फिर बड़ा बयान दिया। हल्द्वानी में सीएम धामी ने साफ तौर पर कहा कि देवभूमि में किसी भी कीमत पर लैंड जिहाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह के मामले जहां भी सामने आएंगे, सरकार उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी। इसी के साथ बन भूलपुरा मामले पर उन्होंने कहा कि एक भी उपद्रवी छोड़ा नहीं जाएगा, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी, नुकसान की भरपाई भी इनसे ही करवाई जाएगी। लैंड जिहाद के खिलाफ सीएम धामी ने सख्त लहजा दिखाया। देवभूमि के मूल स्वरूप को किसी कीमत पर नहीं बिगड़ने देंगे, और जैसे ही इस प्रकार के अतिक्रमण का मामला हमारे संज्ञान में आया, हमने इसके खिलाफ कार्रवाई करी, पूरे प्रदेश के अंदर कार्रवाई करी, और 3500 एकड़ से भी ज्यादा जमीन आज अतिक्रमण मुक्त हो गई है। देवभूमि में अब जो ये अतिक्रमण का मामला है, लैंड जिहाद का मामला है, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि देवभूमि में बिल्कुल नहीं होगा, ये कतई नहीं होगा। सीएम धामी ने हल्द्वानी में एक बार फिर दोहराया कि देवभूमि लैंड जिहाद बर्दाश्त नहीं होगा। तो दूसरी तरफ देहरादून के गांधी ग्राम इलाके में सरकार बड़ा एक्शन लेने के मूड में दिख रही है। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। ये नोटिस मतलब देहरादून ना 40% तो इधर नदी के एरिया के पास बसा हुआ है, और अभी यहाँ पे कुछ दिन पहले नोटिस दिया गया। देहरादून में पिछले कुछ सालों में बाहर से आकर कई परिवार ऐसे बस गए जिनके पास उत्तराखंड से जुड़ा कोई कागज नहीं था, लेकिन उनके घरों में बिजली पानी के कनेक्शन लगे हुए हैं। गांधीग्राम इलाके में अवैध रूप से रह रहे ऐसे तकरीबन 90 परिवारों को नगर निगम ने नोटिस भेजकर साल 2016 से पहले के दस्तावेज मांगे हैं। साथ ही निर्माण कार्य को लेकर भी सवाल पूछा गया है। मजे की बात ये है कि 100 रुपए के स्टैंप पर भी घर बेचे गए। भी यहाँ पे कुछ दिन पहले नोटिस दिया गया
और ये कुछ मोहल्लों में कुछ ही लोगों को दिया गया, खासकर एक ही समुदाय को के लोगों को ये नोटिस दिया गया। ये मैडम रजिस्ट्री किसी की नहीं, सबके अपना पट्टे के ही हैं और बहुत पुराने रहते हैं। ये कम से कम 40-42 साल से ये मकान है और इसके पीछे हमारे मकान के पीछे जो इनके परिवार है जिनसे हमने लिया था उनका भी आधा मकान पीछे है। ऐसा है कि हमारे ना गांधीग्राम में कोई 70-80 लोगों को, चुनिंदा लोगों को दिया है ये नोटिस। और हम आए थे यहाँ पे 2015 में हमने लिया था ये बाबू राम कुंदन सिंह से। आप 2016 तीसरे महीने का प्रूफ दिखाओ कि आप यहाँ पे हमारे पास प्रूफ क्या क्या है। तो जब बिजली पानी हमने लिया तो हमको दे दिया आराम से हमको। हैरानी की बात यह है कि गांधीग्राम इलाके के रहने वाले इन लोगों के घर पर बिजली और पानी का कनेक्शन भी है। वहीं इस मामले में शहरी विकास मंत्री का कहना है कि ऐसे लोग बिजली पानी के कनेक्शन के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, लेकिन अवैध निर्माण के लिए कार्रवाई पहले भी हुई थी और आगे भी जारी रहेगी। सरकार ने जो अवैध निर्माण जिन्होंने किया है उनके खिलाफ कार्रवाई की है और ऐसे बहुत से उदाहरण हम दे सकते हैं कि अवैध निर्माण की कार्रवाई गतिमान भी है। मैं एक बात ये कह सकता हूँ कि ये वो लोग हैं कि जो इसके लिए किसी से भी संपर्क करते हैं, किसी भी माध्यम से इस प्रकार का, ये चाहे वो बिजली का पानी हो, बिजली का कनेक्शन हो, पानी का कनेक्शन हो या अन्य सुविधाएं हो, लेने का प्रयास करते हैं। अतिक्रमण को लेकर देवभूमि में लंबे समय से अभियान चल रहा है। धार्मिक प्रतीकों की आड़ में किए गए अतिक्रमण के करीब 400 मामलों में सरकार एक्शन ले चुकी है। पिछले दिनों भनबुलपुरा में भी इसी के तहत बुलडोजर गरजा था और जल्द ही देहरादून में भी बुलडोजर की कार्रवाई तेज हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और लोकसभा कांग्रेस, हिमाचल कांग्रेस के बागी विधायकों से जुड़ी बड़ी खबर जो हमने आपको दी कि उत्तराखंड में है हिमाचल कांग्रेस के कई बागी विधायक। ये वो विधायक हैं जिन्होंने राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग की थी। बीजेपी कैंडिडेट के पक्ष में वोट किया था इन्होंने। चंडीगढ़ से ऋषिकेश पहुंचे हैं ये एमएलए। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, 3 निर्दलीय विधायक भी मौजूद हैं। वहीं बीजेपी के 2 विधायक के साथ ये पहुंचे हैं उत्तराखंड। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। न्यूज़ 18 पर तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 18 पर आप ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं। हिमाचल कांग्रेस के ये बागी विधायक जो कि उत्तराखंड पहुंचे हैं, उनके साथ 3 निर्दलीय विधायक मौजूद हैं। तो उत्तराखंड पहुंचे हैं 6 बागी विधायक, 3 निर्दलीय विधायक और बीजेपी के 2 विधायकों के साथ ये उत्तराखंड पहुंचे हैं। ऋषिकेश के एक रिजॉर्ट में रुके हुए हैं। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार पर खतरा एक बार फिर मंडराते हुए, इससे पहले जब राज्यसभा चुनाव हो रहा था, कांग्रेस के बागी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिसके बाद ये सवाल उठ रहे थे कि क्या कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में खतरे में है। बीजेपी की ओर से भी ये मुद्दा उठाया गया था, लेकिन तब किसी तरह से मामला सुलझ गया। लेकिन अब देखिए एक बार फिर से वो चर्चा शुरू हो गई है कि ये बागी विधायक आखिर उत्तराखंड क्यों पहुंचे हैं। छिपछिपाकर इस तरह से उत्तराखंड आने के पीछे का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है? क्या हिमाचल में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या बड़ा उलटफेर होने वाला है? चंडीगढ़ से ये पहुंचे देहरादून और देहरादून से ऋषिकेश पहुंचे हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि किस तरह से ये विधायक पहुंचे उत्तराखंड। और इस वक्त सुनील नवप्रभात हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, और क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास कांग्रेस के इन बागी विधायकों को लेकर? ये ऋषिकेश पहुंचे, इस तरह से छिपछिपाते हुए, घूमते फिरते हुए पहुंचे ऋषिकेश, क्या खबर इस बारे में और आपके पास? देखिए, जो जानकारी मिल रही है चार्टर्ड प्लेन से करीब 2:30 बजे जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर 12 लोग उतरे हैं, जिनमें जो बताया जा रहा है कि जो बागी विधायक थे हिमाचल के कांग्रेस के 6 बागी विधायक, 3 उसमें निर्दलीय विधायक भी बताए जा रहे हैं और इनके साथ बीजेपी के 2 विधायक भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। तो 2:30 बजे चार्टर्ड प्लेन से ये लोग जॉलीग्रांट उतरे और जॉलीग्रांट के बाद ऋषिकेश से करीब 20 से 25 किलोमीटर आगे बद्रीनाथ की ओर, बद्रीनाथ हाईवे पे कौड़ियाला एक जगह पड़ती है। यहाँ पर ये होटल है जहाँ पर ये तमाम विधायक रुके हुए बताए जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो आपको कैमरा पर्सन से कहूंगा कि एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे। इसी होटल में जो 12 के 12 लोग हैं वो यहाँ पर ठहरे हुए हैं, जिनमें से 11 विधायक बताए जा रहे हैं। 6 कांग्रेस के बागी विधायक, 3 जो निर्दलीय विधायक हैं और इनमें 2 बीजेपी के विधायक भी हैं, जो 28 फरवरी से हरियाणा में किसी होटल में रुके हुए थे और उसके बाद सीधे आज उत्तराखंड पहुंचे हैं। जी।
तो ये सभी उत्तराखंड पहुंचे हैं। आगे क्या है प्लानिंग, किस तरह से आगे प्लान ऑफ एक्शन क्या है इन बागी विधायकों का, ये भी जानकारी आगे देते रहेंगे। फिलहाल सुनील, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। और इसी बीच उत्तराखंड कांग्रेस को लोकसभा चुनाव से पहले एक और बड़ा झटका लगा। कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। मनीष ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दिया है और खबर है कि वो जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर कि शनिवार को मनीष खंडूरी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। देहरादून बीजेपी ऑफिस में बीजेपी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। मनीष खंडूरी पूर्व सीएम भुवन चंद्र खंडूरी के बेटे हैं। मनीष खंडूरी साल 2019 में कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ चुके हैं। कांग्रेस अभी लोकसभा चुनाव का टिकट फाइनल करने की माथापच्ची में ही जुटी थी कि गढ़वाल सीट से उनके मजबूत दावेदार मनीष खंडूरी ने मैदान छोड़ दिया और मैदान ही नहीं छोड़ा बल्कि पार्टी छोड़ दी। इसे कांग्रेस के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी के बेटे और कांग्रेस नेता मनीष खंडूरी ने कांग्रेस पार्टी से रिजाइन कर दिया है। मनीष खंडूरी 2019 में गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार थे और इस बार भी उनका नाम संभावित उम्मीदवारों के टॉप 3 पैनल में शामिल था। लेकिन शुक्रवार को पहले खंडूरी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से कांग्रेस का नाम हटाया और फिर कुछ ही घंटों के अंदर रिजाइन भी दे दिया। इससे सख्ते में आई कांग्रेस ने बेहद नपे तुले शब्दों में प्रतिक्रिया दी है। मेरे को कोई जानकारी नहीं है क्योंकि ना तो अभी उनका इस्तीफा आया है और सोशल मीडिया और आप लोगों के माध्यम से मैं इसको देख रहा हूं। अब कितना सही है कितना गलत पता नहीं, क्योंकि कांग्रेस ने उनको बहुत सम्मान दिया। एक अच्छे नेता हैं वो और कांग्रेस ने उनको 2019 में लोकसभा का गढ़वाल सीट से चुनाव लड़ाया था। उनकी पृष्ठभूमि को अगर आप देखें तो बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी जी के वो बेटे हैं। उनकी जो सिस्टर हैं वो इस समय हमारी विधानसभा की अध्यक्ष भी हैं। तो कई किस्म के दबाव भी व्यक्ति पे होते हैं। हो सकता है इस तरह का कोई कारण रहा हो। मनीष खंडूरी के पिछले कई दिनों से बीजेपी में जाने की चर्चाएं चल रही थी। खंडूरी अभी दिल्ली में और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी 2 दिन से दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। खंडूरी के इस्तीफे की खबर के साथ साथ देहरादून पहुंचे महेंद्र भट्ट ने कहा कि मनीष खंडूरी अच्छे नेता है और कांग्रेस में अच्छे लोगों के लिए जगह नहीं है। भट्ट ने यह भी कहा कि मनीष खंडूरी के लिए बीजेपी के दरवाजे खुले हैं। देखिए, मनोज खंडूरी एक अच्छे युवा राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं और जब वो कांग्रेस में गए थे उस समय मैंने कहा था कि वो उनके लिए अच्छे लोगों का स्थान कांग्रेस नहीं है। आज मुझे खुशी है कि मेजर जनरल बीसी खंडूरी जी के परिवार के व्यक्ति के जिसको अनेकों कार्यकर्ताओं को लगा भी था कि वो कांग्रेस में क्यों गए, आज उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया है। तो मैं अपेक्षा करूंगा और मेरी इच्छा भी है कि मनीष जी के लिए हमारे दरवाजे खुले हुए हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मनीष खंडूरी का कांग्रेस छोड़ जाना कांग्रेस के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि जल्द ही वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी के बेटे और राहुल गांधी के लॉन्च के बावजूद मनीष खंडूरी कांग्रेस से गढ़वाल में पॉलिटिकल स्पेस नहीं बना पाए और ऐसा जानकारों का मानना है कि पहले 2019 का लोकसभा चुनाव हार गए और अब चुनाव से पहले पार्टी छोड़ दी। वहीं गढ़वाल में मनीष खंडूरी के प्रतिद्वंदी रहे गणेश गोदयाल का कहना है, क्या कह रहे हैं वो सुनाते हैं। हालांकि उनका ये कहना है कि इस बार यही 2 नेता पौड़ी गढ़वाल से टिकट के बड़े दावेदार थे। कार्यकर्ता और हम सब लोग मनीष खंडूरी जी को बड़ी उम्मीद की नज़रों के साथ देख रहे थे। उनका अचानक इस तरह पार्टी को अलविदा कहना मैं समझता हूं कि कहीं भी न्यायोचित नहीं है। जब पार्टी ठीक स्थिति में थी, पार्टी ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया। वहीं कांग्रेस नेता रणजीत रावत का कहना है कि ये चुनावी दौर है और ऐसे में यहां अभी कई परिंदे अपना घोंसला बदलने वाले हैं। कोई इधर से उधर जाएगा तो कोई उधर से इधर आएगा। ये इस समय पर होता ही रहता है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांग्रेस की ताकत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई लोग
कईयों का पुरानी पार्टी से प्रेम जागता है, कई लोग घर वापसी करते हैं, कुछ घर को छोड़ के जाते हैं, और ये कांग्रेस उसका अपवाद नहीं है और न उस कांग्रेसजनों को हतोत्साहित होने की जरूरत है। तो एक तरफ मनीष खंडूरी ने कांग्रेस छोड़ दी, जिनकी गिनती दावेदारों में हो रही थी और पार्टी में कोई और विकल्प नहीं था उस वक्त, बल्कि राहुल गांधी लेकर आए थे उन्हें। अब जबकि बीजेपी चुनौती है, तो खबर है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस के सीनियर नेताओं को चुनाव लड़ने को कहा है। उत्तराखंड कांग्रेस के सीनियर नेता भी दिल्ली में हैं, जिनमें हरीश रावत, प्रीतम सिंह शामिल हैं। ये वो नेता हैं जो चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं, लेकिन अब 9 मार्च के बाद स्क्रीनिंग की एक और मीटिंग होनी है और उसमें सीनियर नेताओं के नाम पैनल में फाइनल करके सेंट्रल इलेक्शन कमेटी को भेजा जा चुका है। पूर्व सीएम हरीश रावत का कहना है कि ऐसा नहीं है कि मैं चुनाव से भाग रहा हूं, अगर बेटा भी चुनाव लड़ेगा तो असल में तो मैं ही चुनाव लड़ूंगा जब तक मैं एक्टिव हूं। मैं अपनी बात जानता हूँ, हमारे वार्ड में हमने काम रहे हैं, किया है, और मैंने अपने को भी अपने बेटे को भी लगा रखा है। तो बेटे की बात भी जब मैं कर रहा हूँ तो चुनाव तो वास्तविक अर्थों में मैं ही लड़ूंगा जब तक मैं सक्रिय हूँ। तो बल्कि बेटे के साथ और भी प्रतिष्ठा जुड़ जाती है। तो इसलिए मुझसे ये सवाल किसी का नहीं है कि मैं जो है चुनाव से भाग। हरिद्वार सीट से कांग्रेस में पूर्व सीएम हरीश रावत, बेटे वीरेंद्र रावत, प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा समेत 6 दावेदार हैं। और ऐसे में अगर बड़े नेता को मौका देने की बात पार्टी ने की है तो किसे टिकट मिलेगा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को या फिर युवा प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा को? सुनिए इस सवाल के जवाब में प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा। देखिए, दावेदार होना कोई गलत नहीं है, दावेदार तो वहां 6 हैं, लेकिन उन दावेदारों में हाईकमान जिसको उचित समझेगा उसको चुनाव लड़ेगा और पूरी पार्टी उसको चुनाव लड़ाने का काम करेगी। हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय हो गई है। 10 मई को सुबह 7 बजे शुभ मुहूर्त में बाबा केदारनाथ के कपाट खोले जाएंगे। ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ में केदारधाम के कपाट खुलने की तारीख तय हुई। वहीं बद्री केदार समिति ने 4 धाम यात्रा की तैयारी शुरू कर दी है। 6 मई को भगवान केदारनाथ की डोली अपने शीतकालीन गद्य स्थल ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ से रवाना होगी और कई पड़ावों से होते हुए भक्तों को दर्शन देते हुए 9 मई को रात्रि विश्राम के लिए केदारनाथ पहुंचेगी। फिर अगले दिन 10 मई को सुबह 7 बजे शुभ मुहूर्त में बाबा केदार के कपाट खोले जाएंगे। और यहाँ से प्रस्थान 6 मई को होगा और 9 को वहाँ पहुँचेगी और 5 तारीख को यहाँ पर भैरव पूजा होगी पहले, और 10 तारीख को सुबह 7 बजे केदारनाथ रावल जी द्वारा करकमलों द्वारा वो कपाट खुल जाएगी। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय हो चुकी है। 2019 में लोकसभा चुनाव के फाइनल राउंड से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गुफा में रुककर तप किया। बीजेपी को उम्मीद है कि खुद काशी से चुनाव लड़ रहे प्रधानमंत्री हमेशा की तरह इस बार भी बाबा केदार के दरबार जरूर आएंगे। बारह ज्योतिर्लिंगों में 11वें ज्योतिर्लिंग भगवान केदारनाथ के कपाट 10 मई को खुलेंगे। तब देश में लोकसभा चुनाव चल रहे होंगे। वैसे कपाट खुलने की तारीख और लोकसभा चुनाव का कोई सीधा कनेक्शन नहीं है, लेकिन याद कीजिए साल 2019 जब काशी यानी वाराणसी में 19 मई को आखिरी राउंड की वोटिंग होनी थी और उससे ठीक पहले प्रधानमंत्री तप करने बाबा केदार के दरबार में पहुंचे थे। प्रधानमंत्री अब तक 6 बार केदारनाथ आ चुके हैं, जिसमें 2 मौके ऐसे रहे जब प्रधानमंत्री कपाट खुलने पर पहुंचे। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जनता के साथ भगवान का आशीर्वाद बीजेपी को मिले। पीएम मोदी के तीसरी बार कपाट खुलने पर आने की उम्मीद है। भोले जी प्रधानमंत्री कब बुलाने कह नहीं सकते हैं, लेकिन हमारी इच्छा रहेगी, हमारी अपेक्षा भी रहेगी कि प्रधानमंत्री जी हर वर्ष की बात इस वर्ष भी कपाट खुलने के बाद केदारनाथ धाम पहुंचे। उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ तो प्रधानमंत्री कई बार आ चुके हैं, तो पिछले साल अल्मोड़ा के जागेश्वर और पिथौरागढ़ के आदि कैलाश पहुंचकर पीएम मोदी ने शिव पूजन किया। मतलब ये कि केदार से लेकर कैलाश तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनेक्शन जोड़ा।
ऐसे में लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी का केदारनाथ आने का प्लान बना तो बीजेपी को फायदा और कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। पिछली बार आपको याद होगा कि 2 दिन के लिए केदारनाथ भी आए थे। हो सकता है आपकी बार भी केदारनाथ आ जाए, क्योंकि उनका सारा ध्यान केवल लोगों की धार्मिक भावनाओं का दोहन करके सत्ता प्राप्त करना है। लोगों के हित में कोई काम नहीं करना है। शिवरात्रि के दिन बाबा केदार के कपाट खोलने की तारीख तय हुई तो शिव भक्त प्रधानमंत्री मोदी के केदारनाथ आने की चर्चा भी शुरू हो गई है कि क्या इस बार भी काशी में चुनाव से पहले एक बार पीएम मोदी जीत का आशीर्वाद देने बाबा केदार के दरबार पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर को क्रिएटर्स अवार्ड से सम्मानित किया, जिनमें उत्तराखंड के वीडियो क्रिएटर पीयूष पुरोहित को भी सम्मानित किया गया। पीयूष को बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित किया गया। पुष्कर सिंह धामी ने पीयूष को बधाई दी और उनकी उपलब्धि और प्रयासों की सराहना की। उत्तराखंड बीजेपी के नमो ऐप के प्रदेश संयोजक अनूप सिंह को भी नई दिल्ली में क्रिएटर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। और अब नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। उत्तरकाशी में पुरोला पुलिस ने 3 घंटे में चोरी का खुलासा कर नेपाली मूल के शख्स को गिरफ्तार किया। यह युवक चोरी का माल इसके पास से बरामद किया गया। बीजेपी विधायक महेश जीना और नगर आयुक्त के बीच विवाद मामले में अब लैंसडाउन विधायक दलीप सिंह रावत महेश जीना के समर्थन में उतर आए। रामनगर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला कांग्रेस ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। तमिलनाडु में राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में उत्तराखंड की टीम ने तीसरा स्थान हासिल किया। जीतकर लौटे खिलाड़ियों का हरिद्वार में स्वागत किया गया। हरिद्वार जिला कारागार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर खेलकूद प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें जेल में बंद महिला कैदियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उत्तरकाशी में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिव बारात में गंगा घाटी और यमुना घाटी की संस्कृति की झलक देखने को मिली। भोले भक्त जमकर नाचते और भस्म लगाते नजर आए। चमोली में चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के गद्दे स्थल गोपीनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। दूर दूर से श्रद्धालु भगवान शंकर की पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। बागेश्वर के बागनाथ मंदिर में शिवरात्रि के मौके पर खीर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने खीर का प्रसाद ग्रहण किया। विकासनगर के प्राचीन शिव मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर सुबह तड़के से श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। यहां हर साल 5 दिनों तक मेले का आयोजन होता है। पिथौरागढ़ के धारचूला में महाशिवरात्रि के पर्व पर रंग और अनवाल समुदाय के लोगों ने पारंपरिक रूप से मनाया। इस दौरान नेपाल के तिंकर गांव के लोग भी पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सुबह खटीमा में थे और यहां खटीमा के पास चक्करपुर वनखंडी महादेव मंदिर में सीएम धामी ने पूजा अर्चना की, भगवान शंकर का जलाभिषेक किया। महाशिवरात्रि के मौके पर सीएम धामी ने भोलेनाथ से प्रदेशवासियों की सुख शांति की कामना की। उत्तरकाशी की मनेरी झील में पहली बार कयाकिंग बोटिंग की मुफ्त ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसका उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना है। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। उत्तरकाशी की मनेरी झील में पहली बार कायाकिंग और बोटिंग को शुरू किया गया। पर्यटन विकास द्वारा मनेरी झील तथा जोशियाड़ा झील में 5 दिवसीय कायाकिंग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें 30 स्थानीय युवक और 14 युवतियां निःशुल्क प्रशिक्षण ले रहे हैं। झील में बोटिंग के साथ वाटर स्पोर्ट्स की संभावनाओं को देखते हुए ट्रेनिंग दी जा रही है। बहुत साहसिक कार्य है
इसमें करने में मुझे बहुत मज़ा आया और मुझे पानी से बहुत डर लगता था, तो मुझे वो डर भगाना था अपना, इसलिए मैं स्पोर्ट्स में आई हूँ। एडवेंचर में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है वाटर स्पोर्ट्स में आगे बढ़ने का, और बहुत ही इसमें गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल आप सब ला सकते हो अगर कोई लोग रुचि रखता है इसमें। पर्यटन विभाग का मानना है कि इससे स्थानीय युवाओं में साहसिक पर्यटन के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और इस क्षेत्र में वाटर स्पोर्ट्स को भी बढ़ावा मिलेगा। यहाँ पर अगर हम वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देते हैं और जो स्थानीय युवा हैं उनको प्रशिक्षित करते हैं, तो इससे होगा क्या कि जो स्थानीय युवा हैं वो प्रशिक्षित होंगे और जो बाहर से टूरिस्ट आएगा उसको वो लोग आने वाले समय में कयाकिंग करा सकेंगे, राफ्टिंग करा सकेंगे। मनेरी झील में पहली बार यह ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ ही उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय में इस झील से प्रशिक्षण ले रहे युवाओं को रोजगार मिलेगा और पर्यटक झील से सुंदर वादियों का लुत्फ उठा सकेंगे। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलबीर परमार की रिपोर्ट। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का लगभग 73% काम पूरा हो चुका है और साल 2025 में बचा हुआ काम भी पूरा हो जाएगा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट के जीएम ने प्रोजेक्ट के बारे में ये जानकारी दी और बताया कि 2025 में काम पूरा होगा। 2026 में पहाड़ों पर रेल यात्रियों को लेकर ये रेल दौड़ती नजर आएगी। टनल की खुदाई का कार्य 73% हो चुका है और जो बचा हुआ कार्य है 2025 में पूर्ण कर लिया जाएगा और 2026 में हम लोग ट्रेन जो है चला पाएंगे। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।